नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर है, आज दिल्ली से वापस लौटेंगे सीएम धामी। तो 10:45 पर देहरादून पहुंचेंगे सीएम धामी, जहां वो 11 बजे बीजेपी किसान मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उत्तर क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविर के शुभारंभ में भी शामिल होंगे। भागीरथी रिजॉर्ट सेलाकुई में शिविर का आयोजन किया गया है। तो चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक भी करेंगे सीएम। तो 12 बजे सचिवालय में यह समीक्षा बैठक यहां पर होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा संभव मानी जा रही है। तो आज दिल्ली से वापस लौट रहे हैं सीएम धामी। तो बता दें कि दिल्ली दौरे पर यहां पर सीएम धामी थे और जमावड़ा जो है वो कहीं न कहीं पहाड़ के मंत्रियों का वहां पर लगा हुआ था। उसके बाद लगातार अटकलों का बाजार भी गर्म था और इस बीच अब 10:45 तक देहरादून पहुंचेंगे सीएम धामी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से, तो जहां पर वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और अब हरिद्वार से बड़ी खबर, देर रात भी नहीं रुकी पंचायत चुनाव की मतगणना। तो प्रत्याशियों को लगातार रिजल्ट का इंतजार है। कई सीटें हैं जिन पर अभी तक रिजल्ट सामने नहीं आया। तो जीते हुए प्रत्याशियों में खुशी की लहर देखी जा रही है और जिस तरह से नतीजे अभी तक सामने आए उसमें निर्दलीय प्रत्याशियों का बोलबाला देखा जा रहा है। तो खुशी की लहर जो है वो जीते हुए प्रत्याशियों में, काउंटिंग धीमी करने का प्रत्याशियों ने आरोप लगाया और अभी तक जो काउंटिंग है वो कहीं न कहीं साफ नहीं हो पाई है। लेकिन देखिए, इसके जरिए जो है वो कहीं न कहीं तमाम जो दावे जिला निर्वाचन कार्यालय की तरफ से किए गए थे मतगणना में, वो कहीं न कहीं हवाई होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो साफ है तस्वीर वो अभी तक नहीं हो पाई है हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर। हालांकि कुछ सीटों पर जो है नतीजे सामने आए, जिसके बाद जश्न का माहौल जो है जीते हुए प्रत्याशियों में देखा गया। तो पंचायत चुनाव का रुझान क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। निर्दलीय जिला पंचायत सदस्यों का बोलबाला जो है वो ज्यादा देखने को मिला। बीजेपी 14 सीटों पर आगे, कांग्रेस 10 सीटों पर आगे। तो जिस तरह से रुझान सामने आए उसमें निर्दलीय प्रत्याशियों का बोलबाला देखा गया। तो बीजेपी 5 सीटों पर आगे, लेकिन जो पूरी स्थिति अगर देखा जाए, जो पूरी तस्वीर है पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर, वो साफ नहीं है और इंतजार अभी भी नतीजों को पूरी तरीके से किया जा रहा है। तो 44 जिलों पंचायत सदस्यों की मतगणना जारी है, जिसमें एक भी सीट पर जो है बीती रात देर रात तक जो है मतगणना जारी रही, लेकिन नतीजे जो है वो साफ नहीं हो पाए और ऐसे में अब प्रत्याशियों को इंतजार यहां पर लगातार बना हुआ है। तो सभी 6 ब्लॉकों के बाहर प्रत्याशी और उनके साथी मौजूद। पंचायत चुनाव का पूर्ण रूप से परिणाम आज आने वाला है। लेकिन देखिए, 15 से 18 घंटे तक जो है कहा जा रहा था कि मतगणना हो जाएगी पूरी, लेकिन तमाम दावे हवाई। तो क्षेत्र पंचायत से 218 सीटों में से 86 सीटों का रिजल्ट घोषित किया गया है। जिला पंचायत की 44 सीटों में से एक काउंटिंग जो है वो पूरी हुई है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, तो हरिद्वार से जहां पंचायत चुनाव में काउंटिंग अभी भी जारी है, देर रात तक ये काउंटिंग चली जा रही थी। तो बता दें कि ग्राम पंचायत में 316 सीटों में से 177 के परिणाम घोषित किए हैं। क्षेत्र पंचायत में 218 सीटों में से 86 सीटों का रिजल्ट ही घोषित हो पाया। जिला पंचायत की 44 सीटों में से सिर्फ एक काउंटिंग जो है वो पूरी हुई। तो जो तमाम दावे किए जा रहे थे कि टेबल काउंटिंग जो है वो बढ़ाई गई है, 15 से 18 घंटे में जो मतगणना है पूरी हो जाएगी, लेकिन मतदान के साथ साथ मतगणना के दौरान भी वो तमाम दावे जिला निर्वाचन कार्यालय के हवाई साबित हुए हैं। और अब देहरादून से बड़ी खबर है, जहां अंकिता को न्याय के लिए एक्शन में सरकार। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का अनुरोध सरकार की तरफ से, परिजनों को 25 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। तो राजधानी में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। लगातार अंकिता के न्याय को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। इसी बीच ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में एक्टिव नजर आ रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का अनुरोध यहां पर सरकार ने किया, साथ ही साथ परिजनों को आर्थिक मदद देने का ऐलान भी सरकार की तरफ से। 25 लाख रुपए की मदद पीड़ित परिवार को दी जाए। अंकिता हत्याकांड पर जारी सियासत के बीच अंकिता के परिजनों को न्याय दिलाने को लेकर प्रदेश सरकार एक्शन में है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरे मामले को लेकर सजग है। सीएम धामी ने अंकिता भंडारी के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा के साथ साथ जल्द से जल्द आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की बात कही है।
पूरे मसले पर सीएम धामी ने कहा कि हमने न्यायालय से अनुरोध किया हुआ है कि मामले की जल्द से जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में इस तरह की घटना सहन करने योग्य नहीं। दोषियों को कठोर से कठोर सजा के लिए हमने कोर्ट से अनुरोध किया। एसआईटी सभी पहलुओं को देख रही है। टीम ने धीरे धीरे साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। सारे साक्ष्य न्यायालय के सामने रखे जाएंगे और केस को मजबूत किया जाएगा। वहीं अंकिता हत्याकांड को लेकर प्रदेश में सियासत जोरों पर है। पूरे मामले को लेकर कांग्रेस नेता सरकार के खिलाफ लामबंद है। राजधानी देहरादून में गांधी पार्क के बाहर कांग्रेस नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। एसआईटी जो है वो किसके अधीन है? एक तो हम कह रहे साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं, सबूतों को नष्ट किया जा रहा है और एसआईटी जांच कर रही है, तो ये किसके इशारे पर हो रहा है? तो अगर सरकार की नीयत साफ है, ईमानदारी है, तो उसमें सीबीआई जांच होना अत्यंत आवश्यक हो गया है और हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच हो। केवल देहरादून ही नहीं बल्कि हल्द्वानी समेत कई शहरों में भी अंकिता को इंसाफ दिलाने और आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करने को लेकर लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है। चाहते कि अपराधियों को पकड़ा जाए, उन्हें तुरंत से तुरंत सजा दी जाए और कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। मांग हम यही करें कि जल्द से जल्द विरोधी जो उनके क्या कहते हैं जिन्होंने ये सब किया उन्हें सजा मिले और हम ये चाहते हैं कि जो इसके पीछे सफेद पोस्ट उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी जल्द से जल्द लाया जाए, उनको भी पकड़ा जाए और जो वकील इनका साथ दे रहे हैं उनको भी पकड़ा जाए। देखिए, जो हमारी बहन है उत्तराखंड की बेटी है अंकिता, तो उस मामले को अभी इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक केवल लीपा पोती का काम हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। रात 3 बजे बुलडोजर चलाया जा रहा है, साक्ष्य मिटा दिए जा रहे हैं, फॉरेंसिक जांच नहीं हो रही है। युवा इतना आक्रोशित हो गया है क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबकी बहन थी। आज एक लड़की पर अत्याचार हुआ है, कल औरों पे अत्याचार हो सकता है, तो इसीलिए आज पूरे उत्तराखंड में इसकी एक आग है, आक्रोश है। तो आज एमबीपीजी कॉलेज के जितने भी छात्र हैं उन सभी ने यहाँ पे आके डीएम साहब को ज्ञापन दिया कि राज्यपाल और राष्ट्रपति जी के माध्यम से इसकी बिल्कुल सीबीआई जांच हो और जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा हो। को अंकिता के उसमें हमको न्याय चाहिए क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पे भी आए दिन ये केसेस सुने जा रहे हैं। तो हम लोग लड़कियां बिल्कुल यहाँ भी सेफ नहीं है, हम लोगों को न्याय चाहिए, अंकिता के हत्यारों को फांसी चाहिए। फिलहाल अंकिता कांड को लेकर विपक्ष सरकार पर जो भी आरोप लगाए, लेकिन सीएम धामी के एक्शन और इरादों से ये बात तो साफ है कि आरोपी कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों ही ना हो, कानून से बच नहीं पाएगा। देहरादून से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज डे। और अब ऋषिकेश से बड़ी खबर, जहां अंकिता हत्याकांड में एक्शन तेज, तो एसआईटी के हाथ लगे कई अहम सुराग जिनके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जांच में तेजी यहां पर, तो कई लोगों से एसआईटी की पूछताछ भी जारी है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो एक तरफ विपक्ष लगातार हल्ला बोल रहा है, तो दूसरी तरफ एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं सीएम धामी और फास्ट ट्रैक का कोर्ट में इस केस की सुनवाई और पैरवी के लिए अनुरोध उन्होंने किया है। तो दूसरी तरफ अब अहम सुराग एसआईटी के हाथ लगे हैं। हमारा जो फर्स्ट आईओ थे, फर्स्ट आईओ ने 22 की इवनिंग में ही जहां जो पीड़िता का कमरा था उस कमरे की प्रॉपर वीडियोग्राफी और जो वहां से पुलिस के अकॉर्डिंग जो चीजें प्रिजर्व करनी चाहिए थी कर ली थी। रात को कमरा लॉक हुआ था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सारे एविडेंसेस को हमारी एफएसएल टीम ने, हमारी फील्ड यूनिट ने प्रिजर्व किया था। इस टाइप के डाउट की साक्ष्यों के साथ छेड़खानी हो सकती है या बिगड़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एविडेंसेस हमको चाहिए थे वो हमारे पास सारे ऑलरेडी हैं और पोस्ट इंसिडेंट, प्री इंसिडेंट की चीजें बहुत कुछ हमारे पास स्ट्रांगली हैं। अब जैसे इस बीच जो पिछले 2-3 दिनों में कुछ ऑडियो, कुछ वीडियो चले, उनको लेके मेरा पुनः ये मानना है कि वो कैंपस बहुत बड़ा है। पूरे जो रिजॉर्ट था जहां घटनाक्रम हम मान सकते हैं या जहां पीड़िता का जिससे सीधा लिंक था उसको हमने पूरा 1-to-1 स्टडी कर लिया था। तो कार्रवाई है, बहुत क्विकली हम काम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो हमारा एसआईटी के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट हो रहा है वो उसके अपने आखिरी मुकाम तक पहुंचे। और अब चमोली से बड़ी खबर है, जहां अंकिता हत्याकांड के बाद एक्शन में प्रशासन अवैध रिजॉर्ट होटल्स पर कार्रवाई जो है वो तेज होते हुए, तो चेकिंग के दौरान खामियां मिलने पर संचालकों को
नोटिस भेजा जा रहा है। तो अब तक कई ऐसे होटल संचालक हैं जिनको नोटिस भेजा जा चुका है। तो नियम के अभूत जो होटल यहां पर चलाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई तेज होते हुए। तो चमोली से बड़ी जानकारी। अंकिता हत्याकांड के बाद लगातार प्रशासन एक्शन में जुटा हुआ है। अवैध रिजॉर्ट और होटल्स पर कार्रवाई तेज। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरएसएस के नेता की सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट के बाद कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हालांकि आरएसएस नेता विपिन कर्णवाल के पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आरएसएस नेता की गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। अठारह 9/22 को एक सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी मृतका अंकित भंडारी और उसके परिवार वालों के विरुद्ध की गई थी, जिसको लेकर के समाज में काफी उद्विग्नता फैल गई थी। और उसी बात को लेकर के वो लोग यहाँ पर थाना रायवाला में आए थे और उन्होंने एक तहरीर दी, जिस तहरीर के आधार पर विभिन्न धाराओं में और आईटी एक्ट में मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसकी विवेचना इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी। अंकिता हत्याकांड में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद आरएसएस के नेता की टिप्पणी करना भाजपा और आरएसएस के लिए सिद्दत बन गया है। दरअसल रायवाला के रहने वाले विपिन कर्णवाल, जो कि आरएसएस नेता है, उन्होंने अंकिता के पिता पर अभद्र टिप्पणी करी, जिसके बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। रायवाला थाने में लगातार लोगों ने 3-4 घंटे घेराव किया, जिसके बाद पुलिस को मजबूरन आरएसएस नेता विपिन कर्णवाल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करना पड़ा। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि पुलिस आगे आरएसएस नेता के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करती है। इसी केस से अमित सिंह, न्यूज स्टेट। और विकास नगर से बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। दुकानों और होटल्स का निरीक्षण पुलिस की तरफ से। तो चेकिंग के दौरान कई खामियां, अनियमितताएं यहां पर पाई गई है। तो अनियमितता पाए जाने पर 6 होटल के चालान किए गए, 1 होटल को सीज किया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी विकास नगर से। तो यहां पर भी पुलिस जो है वो पूरी तरीके से एक्शन में जुटी हुई है। चेकिंग अभियान के तहत कई होटल और कई रिजॉर्ट का जो है चालान यहां पर किए गए। तो इस दौरान कई दुकानों, होटल में पुलिस की टीम ने निरीक्षण किया। चेकिंग के दौरान अनियमितता पाई गई और अनियमितता पाए जाने पर 6 होटल और रिजॉर्ट के चालान किए गए हैं। तो एक होटल में चेकिंग के दौरान टीम को भारी अनियमितताएं मिली, जिसके बाद टीम ने होटल को सीज कर दिया है। तो वहीं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान होंगे देश के नए सीडीएस। विपिन रावत की जगह अनिल चौहान लेंगे। डीजीएमओ भी रह चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल तो अनिल चौहान। तो पौड़ी के रहने वाले हैं अनिल चौहान। देश को उत्तराखंड से दूसरा सीडीएस मिला है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो बता दें कि विपिन रावत के बाद सवाल लगातार यही बरकरार था कि वो कमी, वो जो क्षति यहां पर हुई है, उसकी भरपाई कौन करेगा। और अब वो इंतजार खत्म हुआ है। जनरल अनिल चौहान जो हैं देश के नए सीडीएस होंगे। तो विपिन रावत की जगह अनिल चौहान डीजीएमओ भी रह चुके हैं। पहाड़ से देश को मिला एक और सीडीएस। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान होंगे नए सीडीएस। देश के पहले सीडीएस विपिन रावत के निधन के बाद कई महीनों से खाली पद के लिए नए सीडीएस की नियुक्ति हो गई। एक बार फिर पहाड़ के युद्धवीर हिंदुस्तान के नए सीडीएस होंगे। पौड़ी के रहने वाले रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना में करीब 40 साल काम करने वाले अनिल चौहान को नई जिम्मेदारी मिलने पर सीएम धामी, उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ साथ पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बधाई दी। सीएम धामी ने अपने ट्वीट में लिखा, उत्तराखंड के सपूत रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में भारतीय सेना सदैव की भांति राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। तो वहीं भारतीय सेना की 11 गोरखा राइफल में रहकर भारत मां की सेवा करने वाले देवभूमि के लाल को बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे पहाड़ के लिए सम्मान और गौरव का क्षण बताया। मैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को बहुत बधाई देता हूं
कि वो देश के दूसरे CDS बने। और ये भी एक संयोग है कि जनरल बिपिन रावत हमारे पहले CDS रहे, वो भी 11 गोरखास से थे और लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भी 11 गोरखास से हैं, गोरखा राइफल से हैं। अनिल चौहान जी के मार्गदर्शन में भारत की जो सैन्य शक्ति है वो और मजबूत होगी। देश के नए CDS बनने वाले अनिल चौहान का जन्म 18 मई 1961 को हुआ। साल 1981 में उन्होंने भारतीय सेना की 11 गोरखा राइफल्स को ज्वाइन किया। अनिल चौहान को जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के इलाकों में आतंकवाद का सफाया करने के लिए जाना जाता है। सेना में 40 साल सेवा देने के बाद अनिल चौहान पिछले साल ही रिटायर हुए हैं। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के इलाकों में आतंकवाद के सफाई को लेकर उन्होंने अपने सेवा काल में बेहतरीन काम किया है। टीम न्यूज़ डे। और अब बागेश्वर से बड़ी खबर है, जहां छात्रा ने उफनाई नदी में पुल से लगाई छलांग। तो 10वीं छात्रा ने सरयू पुल से छलांग लगाई है। पुलिस और SDRF खोजबीन में जुटी हुई है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं बागेश्वर से, जहां छात्रा ने उफनाई नदी में पुल से छलांग लगाई। 10वीं की छात्रा बताई जा रही है। सरयू पुल से नदी में छलांग लगाते नजर आई छात्रा, तो जिसकी तलाश लगातार जारी है। पुलिस और SDRF लगातार छात्रा की खोजबीन में जुटी हुई है। हालांकि क्या वजह यहां पर रही, छात्रा किस कदम के पीछे, यह भी जांच का विषय। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, ग्लेशियर में फंसे यात्रियों को बचाया गया। तो रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर सामने आई है। केदारनाथ यात्रा पर आया था यात्री, तो मंदिर से 6 किलोमीटर दूर योग साधना वो कर रहा था। तस्वीर भी सामने आई है। तो रुद्रप्रयाग की जहां ग्लेशियर में फंसे यात्रियों को बचा लिया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर सामने आई। उसी दौरान की तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो केदारनाथ यात्रा पर यात्री आया था, मंदिर से 6 किलोमीटर दूर योग साधना में वो लिप्त था। लेकिन जिस तरह से ग्लेशियर में वो फंसा, उसके बाद किस तरह से उसको सुरक्षित निकाला गया, उसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, गंगोत्री हाईवे धरासू बैंड के पास भारी लैंडस्लाइड। तो सड़क पर टूट कर आया हजारों टन मलबा। लैंडस्लाइड की डरावनी तस्वीर कैमरे में कैद। तो लैंडस्लाइड से गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हुआ है, जिसके चलते लोगों की दिक्कतें बढ़ते हुए देखिए तस्वीर सामने आई है। मौके पर किस तरह से अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है, और ये लाजमी भी है कि पहाड़ किस तरह से दरकता हुआ राजमार्ग पर आता हुआ। तो ये भारी लैंडस्लाइड के चलते राजमार्ग बाधित हो गया है, जिसकी सबसे पहले तस्वीर न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपको दिखा रहे। तो हाईवे के दोनों तरफ हजारों यात्री और जो वाहन है वो फंस गए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे किस तरह से चीख पुकार भी लोगों में देखी जा रही थी। तो हजारों टन जो मलबा है वो लैंडस्लाइड के जरिए राजमार्ग पर आता हुआ। तो बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।